हेलो, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। गुड मॉर्निंग। आज हम पढ़ेंगे क्वेश्चन प्लेसेंटा के एमसीक्यू पढ़ेंगे, जो कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आए हुए क्वेश्चन पढ़ेंगे, प्रीवियस ईयर सॉल्व क्वेश्चन। और हाँ, अभी तक हमारे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बेल आइकन वाली घंटी को प्रेस कर दीजिए, जिससे कि आपको नोटिफिकेशन हमारे नए नए वीडियो का पहुँचते रहे। आइए क्वेश्चन नंबर 1 से शुरुआत करते हैं। ये प्लेसेंटा के क्वेश्चन है। सारे क्वेश्चन प्लेसेंटा से संबंधित हैं। क्वेश्चन नंबर 1 से शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 पढ़िए और आंसर बताइए। क्वेश्चन नंबर 1, अल्ट्रासाउंड में गर्भ थैली को निम्न स्थानों पर देखा जा सकता है। गेस्टेशन सैक कैन बी सीन इन अल्ट्रासाउंड एट 6 वीक gestation, 8 weeks gestation, 10 week gestation, 5 week gestation। अल्ट्रासाउंड में गर्भ थैली को निम्न स्थानों पर देखा जाता है, मतलब किस सप्ताह पर। इसमें पूछा है किस सप्ताह पर देखते हैं, तो 6 वीक gestation पर, 8 वीक gestation पर, 10 वीक gestation पर या 5 वीक gestation पर। तो इसका राइट आंसर होगा सही ए। इसका राइट आंसर सही है ए, 6 वीक gestation पर देखा जाता है। राइट आंसर ए सही है। मोरूला किस अवस्था में है? सेकंड क्वेश्चन, मोरूला किसकी अवस्था है? मोरूला इज ए स्टेज ऑफ। मोरूला किसकी अवस्था है? 1 से 32 सेल, 20 सेल, 24 सेल, 16 सेल। मोरूला किसकी सेल है, किसकी अवस्था है, सॉरी। तो इसका राइट आंसर सही होगा डी। राइट आंसर डी सही है, 16 सेल की। राइट आंसर डी सही है, 16 सेल की। इसमें एक दिए हैं, एक फर्टिलाइजेशन, पहले एक का फर्टिलाइजेशन होगा, 2 सेल बनेंगी, 4 सेल स्टेज आएंगी, फिर मोरूला बनेगा। मोरूला के बाद ब्लास्टूला, उसके बाद अर्ली गैस्टूला, उसके बाद गैस्टूला बनेगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 सेलों से। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। मोरूला 16 सेलों से बनेगा। मोरूला 16 सेल की अवस्था। मोरूला इज ए डेवलपमेंटल स्टेज बिटवीन द जायगोट एंड ब्लास्टोसिस्ट। मोरूला जो है एक डेवलपमेंटल स्टेज है बिटवीन जायगोट और ब्लास्टोसिस्ट की। इट कंसिस्ट करती है 16 से 32 सेल को। नेक्स्ट क्वेश्चन, निषेचित डिंब के आरोपण का सबसे सामान्य स्थान कौन सा है? निषेचित डिंब के आरोपण का सबसे सामान्य स्थान कौन सा है? द मोस्ट कॉमन साइट ऑफ इम्प्लांटेशन ऑफ फर्टिलाइज्ड ओवम इज पोस्टीरियर वॉल ऑफ यूट्रस, फंडस ऑफ यूट्रस, एंटीरियर वॉल ऑफ यूट्रस, फैलोपियन ट्यूब। निषेचित डिंब के आरोपण का सबसे सामान्य स्थान कौन सा है? तो इसका राइट आंसर सही होगा सामान्य स्थान। निषेचित डिंब के आरोपण का सबसे सामान्य स्थान कौन सा होगा? तो इसका राइट आंसर सही है ए। राइट आंसर सही है ए। पोस्टीरियर वॉल ऑफ यूट्रस के पीछे वाली जो दीवार होती है वह डिंब, निषेचित डिंब के आरोपण का सबसे सामान्य स्थान है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निषेचन के बाद आरोपण रक्तस्राव आमतौर पर लगभग कितने दिनों के बाद होता है? आफ्टर फर्टिलाइजेशन, इम्प्लांटेशन, ब्लीडिंग। आफ्टर फर्टिलाइजेशन के बाद इम्प्लांटेशन, ब्लीडिंग यूजुअली होती है आफ्टर कितने बाद अप्रोक्सीमेटली हाउ मैनी, कितने दिन तक, कितने दिनों के बाद। हाउ मैनी मतलब कितने दिनों के बाद, हाउ मैनी डेज। 20 से 28 दिन, 6 से 12 दिन बाद, 14 से 18 दिन बाद, 2 से 4 दिन बाद। इसका राइट आंसर सही होगा बी। इसका राइट आंसर बी सही है। राइट आंसर बी सही है, बी।
6 से 12 दिनों के बाद होती ब्लीडिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन, पूर्ण विकसित भ्रूण में मेसोडर्म निम्नलिखित सभी संरचनाओं को जन्म देता है एक के सिवाय। पूर्ण विकसित भ्रूण में मेसोडर्म निम्नलिखित सभी संरचनाओं को जन्म देता है, एक को नहीं देता। तो कौन से? द मेसोडर्म गिवन राइज टू ऑल द फॉलोइंग स्ट्रक्चर इन द फुली डेवलप्ड फीटस एक्सेप्ट एक को छोड़कर। गोनैड्स, नर्वस सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम, मस्कुलर सिस्टम। तो इसका राइट आंसर सही होगा बी, यानी कि बी नर्वस सिस्टम को जन्म नहीं देता है। पूर्ण विकसित भ्रूण में मेसोडर्म निम्नलिखित सभी संरचनाओं को जन्म देता है, एक को नहीं देता, वो है नर्वस सिस्टम को नहीं देता है। और गोनैड्स को जन्म देता है, सर्कुलेटरी सिस्टम बनाता है और मस्कुलर सिस्टम बनाता है। नेक्स्ट, गोनाड भ्रूण से विकसित होते हैं कहाँ से? मेसोडर्म, एंडोडर्म, बोथ मेसो एंड एंडोडर्म, एक्टोडर्म। गोनाड डेवलप फ्रॉम एम्ब्रियोनिक। तो इसका राइट आंसर सही होगा, गोनाड्स कहाँ से बनते हैं? तो मेसोडर्म से। गोनाड्स जो बनते हैं मेसोडर्म से। इसका राइट आंसर सी सही है। राइट आंसर सी सही है। गोनाड भ्रूण से विकसित होते हैं तो मेसोडर्म से विकसित होते हैं। राइट आंसर सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन सा मेसोडर्म द्वारा निर्मित होता है? विच वन इज प्रोड्यूस्ड बाय मेसोडर्म। इनमें से कौन सा मेसोडर्म द्वारा निर्मित होता है? विच वन इज प्रोड्यूस्ड बाय मेसोडर्म। ब्रेन एंड नोटोकॉर्ड, स्पाइनल कॉर्ड एंड नोटोकॉर्ड, हार्ट एंड नोटोकॉर्ड, हार्ट एंड ब्रेन। कौन सा मेसोडर्म से निर्मित होता है? मेसोडर्म से। इसका राइट आंसर सही होगा सी, हार्ट एंड नोटोकॉर्ड। राइट आंसर सी सही है, सी। राइट आंसर सही है। इनमें से कौन सा मेसोडर्म द्वारा निर्मित होता है? तो हार्ट एंड नोटोकॉर्ड मेसोडर्म द्वारा विकसित होता है या निर्मित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नोटोकॉर्ड इज एन ऑर्गन दैट इज प्रेजेंट इन ऑल कॉर्डेट्स। नोटोकॉर्ड जो है इज एन ऑर्गन है जो कि इज प्रेजेंट पाया जाता है इन कॉर्डेट्स में। सभी कॉर्डेट्स में नोटोकॉर्ड पाए जाते हैं। गर्भावस्था के किस सप्ताह में मस्तिष्क का निर्माण होता है? गर्भावस्था के किस सप्ताह में मस्तिष्क का निर्माण होता है? गर्भावस्था के किस सप्ताह में मस्तिष्क का निर्माण होता है? तो 12 वीक, 18 वीक, 20 वीक, 24 वीक। इन विच वीक ऑफ प्रेगनेंसी ब्रेन एंड फॉर्मेट। तो इसका राइट आंसर सही होगा 12 वीक, ए। राइट आंसर ए सही है। राइट आंसर ए सही है, ए। गर्भावस्था के 12वें सप्ताह में मस्तिष्क का निर्माण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 12वें सप्ताह में निर्माण होता है गर्भावस्था का मस्तिष्क। गर्भावस्था में मस्तिष्क भ्रूण के गुर्दे निम्नलिखित समय पर मूत्र का उत्पादन शुरू कर देते हैं। भ्रूण के गुर्दे जो है निम्नलिखित समय पर मूत्र का उत्पादन शुरू कर देते हैं। किस सप्ताह पर? द फीटल किडनीज स्टार्ट प्रोड्यूसिंग यूरिन एट 12 वीक, 8 वीक, 14 वीक, 10 वीक। इसका राइट आंसर होगा बी, बी। राइट आंसर सही होगा बी, 8 वीक, 8 वीक्स पर, 8 वीक पर। राइट आंसर बी सही है, बी, 8 वीक पर। भ्रूण के गुर्दे निम्नलिखित समय पर मूत्र का उत्पादन करते हैं तो 8 वीक पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, मूत्र निर्माण आमतौर पर के अंत में शुरू होता है और भ्रूण के पूरे जीवन में जारी रहता है। मूत्र का निर्माण आमतौर पर के अंत में शुरू होता है और भ्रूण के पूरे जीवन में जारी रहता है। यूरिनेशन फॉर्मेशन यूजुअली बिगिन
टूवर्ड एंड ऑफ एंड कंटिन्यूस थ्रू आउट फीटल लाइफ। 2 से 3 वीक, 11 से 12 वीक, 3 से 5 वीक या 21 से 22 वीक। इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर सही है बी, 11 से 12 वीक। राइट आंसर बी सही है। और हाँ, हमारे चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो आप सब्सक्राइब कर लीजिए और हमारा क्राइटेरिया पूरा करवाइए 50 सब्सक्राइबर का, जिससे कि हम आपको लाइव क्लास पढ़ा सकूँ। जल्दी से जल्दी हम आपकी लाइव क्लास लेके आने वाला हूँ। आप ज़रूर जल्दी से जल्दी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमारे द्वारा पढ़ाए हुए कम से कम 80% प्लस क्वेश्चन फंसते हैं। इसलिए आप हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और पढ़िए। वीडियो को एक बार नहीं 10 बार देखिए। और ये जो हम क्वेश्चन पढ़ा रहे हैं वो पढ़ाए हुए क्वेश्चन हैं और इसी में से आते हैं। हमारे गुरुजी के पढ़ाए हुए क्वेश्चन हैं, इसी में से बहुत ही सारे क्वेश्चन फंसते हैं। और ये तो अभी चैप्टर बाय चैप्टर क्वेश्चन है, अभी सॉल्व क्वेश्चन भी करवाएंगे। प्रीवियस ईयर सॉल्व पेपर कराएंगे सभी राज्यों के और UPCHO और स्टाफ नर्स, नर्सिंग ऑफिसर सभी के क्वेश्चन करवाऊंगा, सॉल्व कराऊंगा पेपर। नेक्स्ट क्वेश्चन। इसलिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और हमारा क्राइटेरिया पूरा कीजिए, जिससे कि हम ऑनलाइन आपको लाइव क्लास पढ़ा सकूँ। गर्भावस्था में भ्रूण में हृदय की धड़कन और GIT विकास किस महीने में शुरू हो जाता है? गर्भावस्था में भ्रूण में हृदय की धड़कन और GIT विकास किस महीने में शुरू होता है? इन प्रेगनेंसी, हार्ट बीटिंग एंड GIT डेवलपमेंट स्टार्ट इन द fetus in which month? First month, second, third and fourth month, 7 month and 9 month। इसका राइट आंसर सही होगा ए। इसका राइट आंसर ए सही है, फर्स्ट मंथ। फर्स्ट मंथ में भ्रूण में, गर्भावस्था में भ्रूण में हृदय की धड़कन और GIT विकास फर्स्ट मंथ में शुरू हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चनों को आप हल्के में ना लें, हल्के में अगर आपने लिया तो आप बहुत पछताएंगे। नेक्स्ट, किस अवधि में भ्रूण का हृदय अपना रक्त पंप करना शुरू कर देता है? रक्त पंप करना शुरू कर देता है। ड्यूरिंग विच वीक डज द फीटल हार्ट बीइंग पंपिंग इट्स ऑन ब्लड? ड्यूरिंग विच वीक डज द फीटल हार्ट बीइंग पंपिंग इट्स ऑन ब्लड? किस अवधि में भ्रूण का हृदय अपना रक्त पंप करना शुरू कर देता है? 3rd वीक, 4th वीक, 5th वीक, 6th वीक। इसका राइट आंसर सही होगा बी, 4th वीक में। राइट आंसर बी सही है। 4th वीक में जो भ्रूण का हृदय है वो अपना रक्त पंप शुरू कर देता है। नेक्स्ट, किस सप्ताह में भ्रूण की त्वचा गुलाबी और मुलायम हो जाती है और वर्निक्स में केसियोसा गायब हो जाता है? किस सप्ताह में भ्रूण की त्वचा गुलाबी और मुलायम हो जाती है और वर्निक्स केसियोसा गायब हो जाती है? इन विच वीक फीटस हैव पिंक एंड सॉफ्ट स्किन एंड वर्निक केसियोसा डिसअपियर? 34 वीक, 28 वीक, 40 वीक, 36 वीक। इसका राइट आंसर सही होगा 40 वीक। राइट आंसर सही है सी, 40 वीक। 40 वीक और राइट आंसर सी सही है। 40 वीक में भ्रूण की त्वचा जो है गुलाबी और मुलायम हो जाती है और वर्निक केसियोसा गायब हो जाती है 40 वीक में। राइट आंसर सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन। एक गर्भवती महिला नर्स से प्लेसेंटा के उद्देश्य के बारे में पूछती है। नर्स सबसे उपयुक्त तरीके से क्लाइंट को
यह जवाब देती है कि प्लेसेंटा। ए प्रेग्नेंट आस्क ए नर्स अबाउट द पर्पज ऑफ द प्लेसेंटा। द नर्स रिस्पॉन्स most appropriately by telling the client that the placenta। एक गर्भवती महिला नर्स से प्लेसेंटा के उद्देश्य के बारे में पूछती है और नर्स सबसे उपयुक्त तरीके से क्लाइंट को यह बताकर जवाब देती है कि प्लेसेंटा cushions and protects the fetus, maintain the body temperature of the fetus, prevents antibody and virus from passing the fetus, provide and exchange of nutrients and waste products between the mother and fetus। इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा डी सही, कि ये प्रोवाइड कराती है, प्रोवाइड एंड एक्सचेंज ऑफ फीटर न्यूट्रिएंट, मतलब प्रोवाइड कराती है एक्सचेंज ऑफ न्यूट्रिएंट फीटेंस को, और बेस्ट प्रोडक्ट्स बिटवीन द मदर फीटस, और बेस्ट प्रोडक्ट्स को बाहर निकालती है मदर और फीटस के बीच के। राइट आंसर डी सही है। एक गर्भवती महिला नर्स से प्लेसेंटा के उद्देश्य के बारे में पूछती है। नर्स सबसे उपयुक्त तरीके से क्लाइंट को यह बताकर जवाब देती है कि प्लेसेंटा प्रोवाइड एंड एक्सचेंज ऑफ न्यूट्रिएंट्स एंड बेस्ट प्रोडक्ट बिटवीन द मदर एंड फीटस। राइट आंसर डी सही है। माँ और भ्रूण के बच्चे के बीच पोषक तत्वों और अपशिष्ट उत्पादों का आदान प्रदान करता है। प्लेसेंटा जो है माँ और भ्रूण के बीच जो पोषक तत्व हैं और अपशिष्ट उत्पाद हैं उनका आदान प्रदान करने में मदद करता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन प्लेसेंटा को पार नहीं करता है? Which of the following does not cross placenta? हेपेरिन, मॉर्फिन, नैलोक्सोन, वारफेरिन। तो इसका राइट आंसर सही होगा ए। राइट आंसर ए सही है, हेपेरिन। हेपेरिन जो है प्लेसेंटा को पार नहीं करता है। हेपेरिन जो है प्लेसेंटा को पार नहीं करता है। राइट आंसर ए सही है। नेक्स्ट, भ्रूण से उत्सर्जित होने वाले मुख्य पदार्थ कौन से हैं? भ्रूण से उत्सर्जित होने वाले मुख्य पदार्थ हैं द मेन सब्सटेंस दैट आर एक्सक्रीटेड फ्रॉम द फीटस इज बिलीरुबिन, कार्बन डाइऑक्साइड, यूरिक एसिड, टिश्यू। तो इसका राइट आंसर सही होगा बी। राइट आंसर सही है बी, कार्बन डाइऑक्साइड। भ्रूण से उत्सर्जित होने वाले मुख्य पदार्थ जो है कार्बन डाइऑक्साइड है। राइट आंसर बी सही। भ्रूण को पोषण या भोजन की आपूर्ति किसके माध्यम से होती है? भ्रूण को पोषण और भोजन की आपूर्ति किसके माध्यम से होती है? फीटस गेट न्यूट्रिशन फूड सप्लाई थ्रू प्लेसेंटा, एमनियोटिक फ्लूइड, अम्बिलिकल कॉर्ड, नन ऑफ द अबव। इसका राइट आंसर सही होगा ए, प्लेसेंटा के माध्यम से। राइट आंसर सही है ए। भ्रूण को भोजन या पोषण की आपूर्ति किसके माध्यम से होती है? तो प्लेसेंटा के माध्यम से होती है। राइट आंसर ए सही है। गर्भनाल भ्रूण प्रसंचरण में शामिल है। अम्बिलिकल कॉर्ड फीटल सर्कुलेशन कंटेंट 2 artery and 2 vein, 2 artery and 1 vein, 2 vein and 1 artery, 1 artery and 2 vein। गर्भनाल भ्रूण संचरण में शामिल है। तो इसका राइट आंसर सही होगा 2 artery and 1 veins, 2 धमनियाँ और 1 सिरा। राइट आंसर बी सही है। राइट आंसर बी सही है। राइट आंसर बी, 2 arteries और 1 vein पाई जाती है अम्बिलिकल कॉर्ड में। गर्भनाल की औसत लंबाई कितनी होती है? गर्भनाल की औसत लंबाई कितनी होती है? गर्भनाल की औसत लंबाई, द एवरेज लेंथ ऑफ अम्बिलिकल कॉर्ड इज 50 सेंटीमीटर, 52 सेंटीमीटर, 54 सेंटीमीटर, 56 सेंटीमीटर। तो राइट आंसर सही होगा इसका ए। गर्भनाल की औसत लंबाई जो होती है गर्भनाल की
वो 50 सेंटीमीटर होती है। राइट आंसर ए सही है। गर्भनाल की औसत लंबाई जो है, द एवरेज लेंथ ऑफ द एम्ब्लाइकल कॉर्ड इज 50 सेंटीमीटर। गर्भनाल की औसत लंबाई 50 सेंटीमीटर होती है। राइट आंसर ए सही है। नेक्स्ट, भ्रूण गर्भनाल की विशेषताएं निम्नलिखित हैं, एक के सिवाय। द फॉलोइंग आर द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ फीटल अम्बिलिकल कॉर्ड एक्सेप्ट एक को छोड़कर सभी जो है भ्रूण गर्भनाल की विशेषताएं हैं, एक नहीं है। द अम्बिलिकल कॉर्ड हैज सेंसरी नर्व एंडिंग। अम्बिलिकल कॉर्ड कंटेन 2 आर्टरी एंड 1 वेन, ये सही है। Umbilical cord is enclosed and protected by Werther's jelly. Umbilical cord transport oxygen and nutrition the development fetus, ये भी सही है। तो इसका राइट आंसर सही होगा। गर्भनाल में संवेदी तंत्र का तंत्र होते हैं। राइट आंसर है ए सही, ये नहीं है। इसको छोड़कर सभी भ्रूण के विशेषताएं हैं अम्बिलिकल कॉर्ड की, भ्रूण गर्भनाल की सभी विशेषताएं को छोड़कर, तो ये नहीं है। एक अम्बिलिकल कॉर्ड है सेंसरी नर्व एंडिंग, ये नहीं है। बाकी सब भ्रूण गर्भनाल की विशेषताएं हैं। अम्बिलिकल कॉर्ड है सेंसरी नर्व नहीं है, एंडिंग नहीं है। राइट आंसर ये सही है। नेक्स्ट, नाभि रज्जु के लिए प्रयुक्त एक अन्य शब्द है। इज द अनदर टर्म यूज्ड टू फॉर द अम्बिलिकल कॉर्ड? फ्यूनिस, कोरियन, ओम्फेलोन, एमनियन। राइट आंसर सही होगा ए, फ्यूनिस। इसका राइट आंसर सही है ए, फ्यूनिस। नाभि रज्जु के लिए प्रयुक्त एक अन्य शब्द है, वो है क्या? फ्यूनिस नाम से जानते हैं अम्बिलिकल कॉर्ड को। नेक्स्ट, गर्भनाल में शामिल है। नेक्स्ट क्वेश्चन 23, गर्भनाल में शामिल है। अम्बिलिकल कॉर्ड कंटेन अम्बिलिकस, एलेंटोनिक आर्टरी एंड वेन, प्लेसेंटा, डिस्कस, प्रोलीजेरस। तो राइट आंसर सही है बी, एलेंटोनिक आर्टरी एंड वेन, ये शामिल है। अब गर्भनाल में शामिल है अम्बिलिकल कॉर्ड कंटेन एलेंटोनिक आर्टरी एंड वेन, एलेंटोनिक आर्टरी एंड वेन, इसमें आर्टरी और वेन पाई जाती है अम्बिलिकल कॉर्ड में। राइट आंसर सही है बी। नेक्स्ट 24, गर्भनाल में असामान्य रक्त वाहिकाओं की उपस्थिति से पता चलता है कि बच्चे में निम्नलिखित समस्याएं हो सकती हैं। गर्भनाल में असामान्य रक्त वाहिकाओं की उपस्थिति से पता चलता है कि बच्चे में निम्नलिखित समस्याएं हो सकता है। कौन सी समस्याएं हो सकता है जब गर्भनाल में असामान्य रक्त वाहिकाओं की उपस्थिति? द प्रेजेंस ऑफ एबनॉर्मल ब्लड वेसल्स इन द कॉर्ड सजेस्टेड द बेबी इज लाइकली टू हैव ग्रेव्स पाल्सी, एरिथ्रोब्लास्टोसिस, फीटलिस, कंजेनाइटल डिफेक्ट, रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम। गर्भनाल में असामान्य रक्त वाहिकाओं की उपस्थिति से पता चलता है कि बच्चे में निम्नलिखित समस्याएं हो सकती हैं। तो कौन सी समस्याएं हो सकती हैं? तो इसमें समस्याएं हो सकती हैं कंजेनाइटल डिफेक्ट। राइट आंसर सही होगा सी, कंजेनाइटल डिफेक्ट हो जाता है गर्भनाल में असामान्य रक्त वाहिकाएं उपस्थिति हों जब तक बच्चे में ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्लेसेंटा जब प्लेसेंटा विली मायोमेट्रियम पर आक्रमण करती है तो प्लेसेंटा को कहा जाता है। प्लेसेंटा विली मायोमेट्रियम पर आक्रमण करती है तो प्लेसेंटा को क्या कहा जाता है? व्हेन द प्लेसेंटा विली इन्वेड द मायोमेट्रियम द प्लेसेंटा इज टर्मिनेटेड। प्लेसेंटा एक्रीटा, प्लेसेंटा इनक्रीटा, प्लेसेंटा परक्रीटा, प्लेसेंटा एक्सट्रेकोरियल्स।
ये प्लेसेंटा के बिली मायोमेट्रियम पर पेरी मायो, एक पेरी होती है, पेरीमेट्रियम, मायोमेट्रियम, एंडोमेट्रियम। तो प्लेसेंटा राइट आंसर सही होगा, प्लेसेंटा इनक्रीटा राइट आंसर सही है इसका। प्लेसेंटा इनक्रीटा राइट आंसर बी सही हो, बी सही है। जब प्लेसेंटा बिली मायोमेट्रियम पर आक्रमण करती हैं तो प्लेसेंटा को क्या कहा जाता है? तो प्लेसेंटा को कहा जाता है प्लेसेंटा इनक्रीटा। प्लेसेंटा को कहते हैं प्लेसेंटा इनक्रीटा राइट आंसर बी सही है। प्लेसेंटा इनक्रीटा क्या होता है? प्लेसेंटा इनक्रीटा इज ए कंडीशन वेयर द प्लेसेंटा अटैच जो होती है मोर फैमिली टू द यूट्रस के और बिकम इमेंडेड इन द ओरिजिन मसल्स वाल्व, ऑर्गन्स के मसल्स वाल्व में अटैच होती हैं। नॉट प्लेसेंटा परक्रीटा जो होती हैं ये कंडीशन, तो वेयर प्लेसेंटा अटैच इट्स सेल्फ एंड ग्रो करती हैं थ्रू द यूट्रस के द्वारा एंड पोटेंशियल टू द नियर बाई द ऑर्गन सच एज द ब्लैडर, ब्लैडर के पास से। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26 पढ़ेंगे और आंसर बताइए। एक ऐसी स्थिति जिसमें प्लेसेंटा सीधे मायोमेट्रियम से जुड़ा होता है, एक ऐसी स्थिति आती है जिसमें प्लेसेंटा जो है सीधे मायोमेट्रियम से जुड़ जाता है, तो इस कंडीशन को क्या कहते हैं? ए कंडीशन इन विच प्लेसेंटा इज डायरेक्टली अटैच टू द मायोमेट्रियम। तो प्लेसेंटा बेटलडोर, प्लेसेंटा बेलामेंटस, प्लेसेंटा प्रेविया या प्लेसेंटा क्रीटा। ऐसी कौन सी स्थिति है जिसमें प्लेसेंटा सीधे माध्यम से जुड़ा होता है, उसे क्या कहा जाता है? तो इसे कहते हैं प्लेसेंटा एक्रीटा राइट आंसर डी सही है, उसे प्लेसेंटा एक्रीटा कहा जाता है, उसे हम प्लेसेंटा एक्रीटा कहते हैं राइट आंसर डी सही है। प्लेसेंटा एक्रीटा क्या है? द मायोमेट्रियम इज द मिडिल लेयर ऑफ द यूट्रस वाल। मायोमेट्रियम जो है एक मिडिल लेयर है ऑफ द यूट्रस वाल की, कंसिस्टिंग करती है मेनली ऑफ द यूटेराइन, कंसिस्ट करती है मेनली ऑफ द यूटेराइन स्मूथ मसल्स को, और आल्सो इसे क्या कहते हैं? कॉल्ड यूटेराइन मायोसाइट्स, इसे यूटेराइन मायोसाइट भी कहते हैं। बट आल्सो, लेकिन ये भी है कि बट आल्सो मतलब भी ऑफ द सपोर्टिंग करती है स्ट्रोमल एंड वैस्कुलर टिश्यू को सपोर्ट करती है, स्ट्रोमल एंड वैस्कुलर टिश्यू को भी सपोर्ट करती है। लेकिन इट्स मेन फंक्शन क्या है? मेन फंक्शन इज टू इंड्यूस्ड यूटेराइन कंट्रैक्शन। इसका मेन फंक्शन जो है कार्य क्या है? वो इंड्यूस करती है यूटेराइन कंट्रैक्शन को। इसका मेन फंक्शन है मायोमेट्रियम का यूटेराइन कंट्रैक्शन का को इंड्यूस करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस स्थिति में गर्भनाल प्लेसेंटा के किनारों से जुड़ी होती है? किस स्थिति में गर्भनाल प्लेसेंटा के किनारों से जुड़ी होती है? इन विच कंडीशन द अम्बिलिकल कॉर्ड इज अटैच्ड टू द मार्जिन ऑफ द प्लेसेंटा। किस स्थिति में गर्भनाल जो है प्लेसेंटा के किनारों से जुड़ी होती है? बेटलडोर प्लेसेंटा, सर्कमवैलेट प्लेसेंटा, प्लेसेंटा मेम्ब्रेनेसिया और बेलामेंटस प्लेसेंटा। ऐसी कौन सी स्थिति है जिसमें गर्भनाल प्लेसेंटा किनारों से जुड़ी होती है? तो इसका राइट आंसर सही है बेटलडोर प्लेसेंटा। जो बेटलडोर प्लेसेंटा होती है वो गर्भनाल प्लेसेंटा के किनारों से जुड़ी होती है, बेटलडोर प्लेसेंटा कहते हैं उसे। राइट आंसर ए सही है। बेटलडोर प्लेसेंटा क्या है? इन सम केसेस, इन ये जो होते हैं सब कुछ केसेस में द हाउएवर द अम्बिलिकल कॉर्ड, जो अम्बिलिकल कॉर्ड में अटैच, अम्बिलिकल कॉर्ड जो होते हैं में अटैच होते हैं एट द रॉन्ग प्लेस, मतलब गलत स्थान पर, ऑन द साइड ऑफ द प्लेसेंटा, प्लेसेंटा के गलत स्थानों पर, रेदर देन इन द मिडल, मिडल में। मार्जिनल कोड इंसर्शन, मार्जिनल कोड जो होते हैं इंसर्शन होते हैं। आल्सो इसे किस नाम से जानते हैं? बेटल कोड इंसर्शन के नाम से भी जानते हैं, यह कहा जाता है इसे बेटलडोर प्लेसेंटा या मार्जिनल अम्बिलिकल कोड इंसर्शन कैन क्यूज, मतलब किसके कारण होते हैं?
के कुछ कारण होते हैं। प्रॉब्लम ऑफ एक्सपेक्टिंग मदर एंड देयर बेबी। प्रॉब्लम होती है, समस्या, वो किसके लिए होती है? एक्सपेक्टिंग मदर एंड देयर बेबी, दोनों के लिए होते हैं, मदर के लिए भी और बेबी दोनों के लिए होती हैं। इसमें फिगर दिया है, फिगर बैटल डोर का। बेलामेंटस इंसर्शन अटैचमेंट मेम्ब्रेन, ये देखिए ये बेलामेंटस इंसर्शन। इस फिगर को देखिए तो ये है बेलामेंटस इंसर्शन और बैटल डोर है, ये बैटल डोर प्लेसेंटा है। और ये फिगर और था इधर, यही है, ये बेलामेंटस है, ये बेलामेंटस द अम्बिलिकल कॉर्ड अटैच्ड माय मेम्ब्रेन, ये मेम्ब्रेन से अटैच्ड है और बेलामेंटस में। और बैटल डोर प्लेसेंटा में द अम्बिलिकल कॉर्ड इज अटैच टू मार्जिन प्लेसेंटा, ये मार्जिन प्लेसेंटा से अटैच्ड है बैटल डोर एक्स प्लेसेंटा। नेक्स्ट क्वेश्चन, बैटल डोर प्लेसेंटा में गर्भनाल कहाँ जुड़ी होती है? बैटल डोर प्लेसेंटा में गर्भनाल कहाँ जुड़ी होती है? वेयर कॉर्ड attached in a battle door placenta, only one membrane of the placenta unattached to the placenta to the center of the placenta to the placental margin। तो इसका राइट आंसर सही होगा डी, मार्जिन। ये अभी आपने देखा था, ये प्लेसेंटा अटैच्ड, द अम्बिलिकल कॉर्ड इज अटैच्ड टू मार्जिन प्लेसेंटा, यानी कि इसका राइट आंसर सही है, डी, ये प्लेसेंटा अटैच होता है मार्जिन से। राइट आंसर डी सही है, राइट आंसर डी सही है, डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन 29, नाल जो प्लेसेंटा के किनारों से कुछ दूरी पर झिल्ली में डाली जाती है वह है? नाल जो प्लेसेंटा के किनारों में कुछ दूरी पर झिल्ली में डाली जाती है वह है? द कोड दैट इज इंसर्टेड इनटू मेम्ब्रेन्स सम डिस्टेंस फ्रॉम द एज ऑफ प्लेसेंटा इज बेलामेंटस इंसर्शन ऑफ कोड, बैटल डोर इंसर्शन कोड और ससेंचुरिएट प्लेसेंटा, सरकममेलेवेट प्लेसेंटा। नाल जो प्लेसेंटा के किनारों से कुछ दूरी पर झिल्ली में डाली जाती है वह कौन सी है? उसे कहते हैं बेलामेंटस इंसर्शन ऑफ कोड, बेलामेंटस इंसर्शन ऑफ कोड। इसका राइट आंसर सही होगा ए, बेलामेंटस इंसर्शन ऑफ कोड। इसका राइट आंसर वी ए सही है। ये देखिए ये दिए हैं फिगर, ये है नॉर्मल अम्बिलिकल कॉर्ड इंसर्शन, ये नॉर्मल अम्बिलिकल कॉर्ड, ये प्लेसेंटा है, अम्बिलिकल कॉर्ड और सर्विक्स। और इसमें दिया है यह बेलामेंटस कॉर्ड इंसर्शन, प्लेसेंटा, एक्सपोर्ट ब्लड वेसल, अम्बिलिकल कॉर्ड, सर्विक्स। ये दो थोड़ा मतलब गर्दन के पास आया, चेहरे के पास, ये जो है चेहरे के पास गर्भनाल आई है। और ये है होते हुए, अब ये बेलामेंटस कॉर्ड इंसर्शन में, ये बेलामेंटस कॉर्ड इंसर्शन विद बेसा प्रीविया, तो ये प्लेसेंटा, एक्सपोर्ट ब्लड वेसल्स, सर्विक्स। और ये गर्भनाल जो आई है इधर सिर के नीचे से होते हुए आई इधर से, इसे हम कहते हैं बेलामेंटस कॉर्ड इंसर्शन विद बासा प्रीविया। और बेलामेंटस कॉर्ड इंसर्शन जो है वो थोड़ा चेहरे को ही ढकती हुई है, केवल चेहरे को। ये देखिए ये है बेलामेंटस कॉर्ड इंसर्शन, और बेलामेंटस कॉर्ड इंसर्शन विद बासा प्रीविया ये है।
चेहरे के नीचे से होते हुए इधर को आए, ये इससे हम कहते हैं बिलामेंटस कोऑर्डिनेशन विद प्रेविया, भाषा प्रेविया। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्लेसेंटल असमानताएं। प्लेसेंटल असमानताएं जिसमें कोरियोनिक प्लेट के किनारे पर एक पतली रेशेदार रिंग मौजूद होती है जहां भ्रूण की वाहिकाएं समाप्त होती प्रतीत होती है। द प्लेसेंटल एबनॉर्मलिटीज इन विच ए थिन फाइब्रोस रिंग इज प्रेजेंट एट द मार्जिन ऑफ द कोरियोनिक प्लेट वेयर द फीटल वेसल्स appear to terminate is circumvallate placenta, placenta membranous और प्लेसेंटा मार्जिनेटा और प्लेसेंटा स्पूरिया। प्लेसेंटल असमानताएं जिसमें कोरियोनिक प्लेट के किनारे पर एक पतली रेशेदार रिंग मौजूद होती है जहां भ्रूण की वाहिकाएं समाप्त होती हैं प्रतीत होती है। क्या प्रतीत होती है? इसका राइट आंसर होगा प्लेसेंटा मार्जिनेटा प्रतीत होती है। राइट आंसर सी सही है। प्लेसेंटा मार्जिनेटा जैसी प्रतीत होती हैं। और ये देखिए प्लेसेंटा मार्जिटा क्या होता है? प्लेसेंटा मार्जिटा क्या है? प्लेसेंटा मार्जिटा ए थिन फाइब्रस रिंग इज प्रेजेंट at the margin of the chorionic plate where the fetal vessels appear to terminate। ये जो आप फिगर में देख रहे हैं ये चीज ये है प्लेसेंटा मार्जिनेटा। इसे क्या कहते हैं? प्लेसेंटा मार्जिनेटा। ये थिन फाइब्रस रिंग की तरीका से प्रेजेंट होती है मार्जिन ऑफ एट द मार्जिन ऑफ द कोरियोनिक प्लेट पर। कोरियोनिक प्लेट के मार्जिन पर थिन फाइब्रस रिंग प्रेजेंट होती हैं जहां वेयर द फीटल वेसल्स अपीयर टू टर्मिनेट, जहाँ फीटल वेसल जो होती है अपीयर करती हैं टू द टर्मिनेट को, उसे प्लेसेंटा मार्जिनेटा कहा जाता है या कहते हैं। राइट आंसर सी सही है। प्लेसेंटल असमानताएं जिसमें कोरियोनिक अवकाश में सक्रिय विली से सहायक लोब विकसित होती हैं। प्लेसेंटा असमानताएं जिसमें कोरियोनिक अवकाश में सक्रिय विली से सहायक लोब विकसित होती हैं। द प्लेसेंटा abnormalities in which the accessory lobe is developed from the activated villi in the chorionic leaf is placenta sacchiniuria, placenta spuria, placenta excrescorialis, placenta marginata। तो इसका राइट आंसर सही होगा ए प्लेसेंटा ससेंटूरिएटा। इसका राइट आंसर ए सही है। प्लेसेंटा ससेंचुरिएटा राइट आंसर ए सही है। नेक्स्ट, किस प्रकार की प्लेसेंटल असमानताओं में प्लेसेंटा का एक और लोब मुख्य प्लेसेंटल मार्जिन से अलग अलग दूरी पर स्थित होता है? किस प्रकार की प्लेसेंटल है जो असमानता में प्लेसेंटा का एक और लोब मुख्य प्लेसेंटा मार्जिन में अलग अलग दूरी पर स्थित होता है? इन विच टाइप ऑफ प्लेसेंटल एबनॉर्मलिटी देयर इज वन मोर लोब ऑफ प्लेसेंटा प्लेस्ड एट वेरिंग डिस्टेंस फ्रॉम मेन प्लेसेंटल मार्जिन। प्लेसेंटल मार्जिनटा, प्लेसेंटा मेम्ब्रेनासिया और सर्कमवैलेट प्लेसेंटा ससेंचुरिएटा। इसका राइट आंसर क्या होगा? प्लेसेंटा ससेंचुरिएटा। राइट आंसर सही है डी। राइट आंसर डी सही है, डी।
द प्लेसेंटा ससेंटुरियाटा. The Sacenturiata placenta is a condition in which one or more accessory lobe, इसमें क्या होते हैं, एक या एक से अधिक accessory lobe डेवलप होते हैं इन द मेम्ब्रेन में, अपार्ट फ्रॉम द मेन प्लेसेंटल बॉडी से. मेन प्लेसेंटल बॉडी से मेम्ब्रेन में एक या एक से अधिक accessory lobe डेवलप होते हैं. तो टू विच वेसल्स fetal organ usually connect them. It is a smaller variant of a bilobed placenta. ससेंचुरिएट प्लेसेंट एक ऐसी स्थिति है जिसमें मुख्य प्लेसेंटल बॉडी के अलावा झिल्ली में एक या एक से अधिक सहायक लोब विकसित होते हैं जिनसे भ्रूण की उत्पत्ति के वाहिकाएं आमतौर पर उन्हें जोड़ती हैं. यह बिलोबेड प्लेसेंटा का एक छोटा रूप है बिलोबेड प्लेसेंटा का. इसे कहते हैं ये फिगर दिया है प्लेसेंटा ससेंचुरिएटा प्लेसेंटा का ये एसेसरी लोब, ये देखो एसेसरी लोब जुड़ा हुआ है, इसे ही प्लेसेंटा ससेंचुरिएटा कहते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन काफ़ी हैं अभी और हैं क्वेश्चन, आप घबराइए ना, क्योंकि धीरे धीरे हम क्वेश्चन आज सारे प्लेसेंटा के जितने क्वेश्चन हैं आज सारे करवा देंगे. आपको एक ही प्लेसेंटा के एक ही वीडियो देखनी पड़ेगी, वो कि बार बार देखना, जिससे कि आपको ये क्वेश्चन रट जाए. इससे क्वेश्चन बाहर जा ही नहीं सकता. सारे जितने क्वेश्चन बनते हैं हमने इसी वीडियो में डाल दिए हैं और इसी वीडियो में डाल देंगे और पढ़ा देंगे आपको. जितने भी प्लेसेंटा के क्वेश्चन बनते हैं उतने सारे. प्लेसेंटल बेड रक्त परिसंचरण के माध्यम से प्लेसेंटल बेड ब्लड सर्कुलेशन थ्रू किसके माध्यम से बिलाई स्पायरल कोरियोनिक मेम्ब्रेन अम्बिलिकल आर्टरी. प्लेसेंटल बेड रक्त जो है परिसंचरण के माध्यम से, तो इसका राइट आंसर है कोरियोनिक मेम्ब्रेन, कोरियोनिक झिल्ली के द्वारा. राइट आंसर सही है सी. जो प्लेसेंटल बेड रक्त है वो परिसंचरण के माध्यम से परिसंचरण के माध्यम से जाता है कोरियोनिक मेम्ब्रेन में. राइट आंसर सी सही है. प्लेसेंटा की सबसे भारी झिल्ली को क्या कहते हैं? प्लेसेंटा की सबसे भारी झिल्ली को क्या कहते हैं? प्लेसेंटा की सबसे भारी झिल्ली को क्या कहते हैं? आउटर मोस्ट मेम्ब्रेन ऑफ प्लेसेंटा इज कॉल्ड एमनियन, यॉर्क सैक, कोरियन या मेनिंजाइटिस. तो इसका राइट आंसर सही होगा सी. प्लेसेंटल की भारी झिल्ली को हम कहते हैं कोरियन. राइट आंसर सी सही है. क्वेश्चन रट लीजिए, ये क्वेश्चन बार बार पूछे जाते हैं. कोई भी एग्ज़ाम हो, एएनएम हो, जीएनएम हो, एएनएम यूपी ट्रिपल एससी एएनएम हो, बिहार सीएच हो, एमपी सीएच हो, राजस्थान सीएच हो, आरएमएल सीएच हो, एजीपीजीआई लखनऊ, केजीएमयू लखनऊ, कोई भी एग्ज़ाम हो उसमें सभी में ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं बार बार. आप इस क्वेश्चनों को रट लें, एक बार नहीं 10 बार वीडियो को देखिए, जिससे कि आपको ये क्वेश्चन रट जाए और आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, जिससे कि हमारा क्राइटेरिया पूरा हो सके 50 सब्सक्राइबर का, हम आपको वीडियो लाइव पढ़ा सकें, क्लास लाइव कंटिन्यू कर सकें, चालू कर सकें, स्टार्ट कर सकें. इसलिए चैनल को हमारे सब्सक्राइब कीजिए ज़रूर से ज़रूर. नेक्स्ट क्वेश्चन. भ्रूण की थैली की भीतरी परत को कौन सी है? भ्रूण की थैली की भीतरी परत कौन सी है? कोरियन, एमनियन, यॉर्क सैक, डेसिडुआ. विच इज द इनर लेयर ऑफ द फीटल सैक. तो इसका राइट आंसर सही होगा
एमनियन। राइट आंसर बी सही है। राइट आंसर बी सही है। राइट आंसर बी सही है, एमनियन। रोड की थैली की भीतरी परत कौन सी है? तो एमनियन है, एमनियन। तो आज के लिए इतना ही। ये क्वेश्चन पूरे हो गए हैं। इससे क्वेश्चन बाहर जा ही नहीं सकते हैं। कोई भी एग्ज़ाम हो, स्टेट वाइज हो, कोई भी स्टेट हो, हरियाणा, राजस्थान, पंजाब और यूपी, बिहार, एमपी का कोई भी एग्ज़ाम हो, स्टाफ नर्स, CHO, CRPF, BSF और MPPEB और एम्स, नॉट वगैरह कोई भी एग्ज़ाम हो, ये क्वेश्चन आने ही आने हैं उसमें, क्योंकि प्लेसेंटा के सारे क्वेश्चन हमने करवा दिए हैं आज। और इस क्वेश्चनों को आप रट लीजिए। इससे क्वेश्चन कहीं बाहर जा ही नहीं सकते हैं, ना ही जाएंगे। तो इसलिए आप इन क्वेश्चनों को कंसस्ट कर लें और इन क्वेश्चनों को हल्के में ना लें। अगर हल्के में लेने गलती की आपने कि हाँ ये नए टीचर हैं और आप इन क्वेश्चनों को हल्के में ले लें, तो यह बहुत बड़ी भूल होगी, क्योंकि ये हमारे द्वारा नहीं बनाए गए क्वेश्चन है, ये सिलेक्ट किए गए हैं जो कि बहुत बड़े बड़े टीचर हैं, उनके द्वारा ये क्वेश्चन सिलेक्ट किए गए हैं। इसलिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और बेल आइकन वाली घंटी को प्रेस कीजिए, जिससे कि आपको नए नए वीडियो की डेली आपको पास नोटिफिकेशन पहुंचती रहे। इसलिए आप इन क्वेश्चनों को रट लें, एक बार नहीं बार बार कहते हैं। और हाँ, सुबह का टाइम जरूर निकालें 2 घंटे का पढ़ने का, 5 से 7 या 4 से 6, उस टाइम सही समय है पढ़ने के लिए। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।